हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं एनुअल रिपोर्ट लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एनुअल रिटर्न से रिलेटेड वीडियो लाइए। तो ये मैं लेके नहीं आ पाया था, बट आज मैं आप लोगों के डिमांड पे ईसीएल को लेके एनुअल रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहले भी एनुअल रिटर्न को पढ़ चुके हैं तो इसको देख के आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसको समराइज करके लाया हूँ आपके लिए, पूरी मैं बताने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप माइनिंग सरदार की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइनिंग सरदार लेवल का ही पढ़ना है। आपको सीए वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला या मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री वगैरह पता होना चाहिए कि ईसीएल का क्या हिस्ट्री रहा है, कोल इंडिया का क्या हिस्ट्री रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जो कि कोल इंडिया फुल स्टोरी नाम का एक बुक है, जो अमेज़न पे भी अवेलेबल है और आपका इंस्टा मुझे में भी अवेलेबल है। बेसिकली वो एक ई बुक है, ठीक है। उसमें मैंने 200 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। 200 क्वेश्चंस है जो माइनिंग के हिस्ट्री से रिलेटेड है कि माइनिंग कैसे कैसे आखिर भारत में कदम रखा, कोल माइनिंग, और कैसे कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन सा सब्सिडी कैसे कैसे। क्वेश्चन आंसर का फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, इंस्टा मुझे का लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल ईसीएल का एनुअल रिपोर्ट पे आते हैं। तो देखो ईसीएल का जो सीएमडी है, सबसे पहले ये एनुअल रिटर्न 2020-21 का है, ठीक है। तो ईसीएल का अगर सीएमडी का बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको पोर्टफोलियो में प्रेम सागर मिश्रा जी मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सीएमडी चेंज हो चुका है। सीएमडी का नाम है अभी फ़िलहाल एपी पांडा, ठीक है। एपी पांडा, अंबिका प्रसाद पांडा, ठीक है। मैं आपको एक बार रिकैप कर दूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद बाकी का बात करेंगे। जेपी गुप्ता जो है वो डायरेक्टर टेक्निकल है प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के, ठीक है। इसके बाद वीरा रेड्डी जो है वो डायरेक्टर टेक्निकल है ऑपरेशंस के, और डॉक्टर गौतम चंद्रा दे जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस। बाकी जो नीचे में लिखा हुआ पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी आप याद रख सकते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो श्री रंभू पाठक, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा तो आपके लिए इनफ। इसके बाद कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, प्रमोद अग्रवाल। कोयला मंत्री अभी फिलहाल कौन है, प्रहलाद जोशी, ये आपको पता होना चाहिए। जो अभी कोयला सचिव है अनिल कुमार जैन जी, वो आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक ये सब डिटेल है ये आपको पता ऑलरेडी है ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ईसीएल में जो सेफ्टी कमेटी का मीटिंग हुआ था, बेसिकली जनरल एनुअल सेफ्टी मीटिंग जो होता है वो 46वां एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि आपका उसके हिसाब से एनुअल रिटर्न को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। ये अगर बात करें कहाँ पे हुआ था तो सेल्तोरिया में हुआ था, सेंगतोरिया में। और आपको अगर हेड क्वार्टर भी पूछता है कि भैया ईसीएल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है सेंगतोरिया डीसरगढ़, जो कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर का है सेंतोरिया, वेस्ट बंगाल, ठीक। चल, इसके बाद ईसीएल आपका सब्सिडरी है, कोल इंडिया लिमिटेड का 8 सब्सिडरी है टोटल, उसी में से एक है ना। टोटल 7 सब्सिडरी ऐसे हैं जो माइनिंग प्लानिंग, बेसिकली कोल का माइनिंग करते हैं, और एक सब्सिडरी ऐसा है जो माइनिंग डिज़ाइनिंग का काम करती है, ठीक है। इसका टर्नओवर का बात करेंगे, ऑपरेशनल रेवेन्यू तो 14,881 करोड़ रुपया इसका ऑपरेशनल रेवेन्यू है, ठीक है। 56% जो कोयला है भारत का, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि भारत में बेसिकली, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, भारत में जो है एनर्जी सेक्टर में 56% कोयला योगदान देता है। कोल का अगर हम बात करेंगे, कोल डोमिनेट करता है 56%। तो ये ध्यान रखिएगा, 56% जो देश में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कोयला के कारण होता है, ठीक। देन इसके बाद बोला गया है कि पावर सेक्टर में ज़्यादातर ईसीएल खर्चा करता है अपना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं जो आपको एकदम रट लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। टोटल 12 योजना है शायद मेरे हिसाब से, है ना। टोटल 12 है। 12 को आप बार बार पढ़ेंगे तो 12 याद हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आते हैं मिशन स्वदेश। क्या है मिशन स्वदेश? तो बोला गया है कि ईसीएल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। जस्ट ए सेकेंड में एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। जो मिशन स्वदेश है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन। स्वदेश का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, बेसिकली इन्वायरमेंट का, सेफ्टी का, हेल्थ का, हाइजीन को, इसको लेके एक मिशन स्वदेश बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मिशन संजीवनी, ठीक है। तो मिशन संजीवनी का पूरा नाम है
सिस्टम एडवांसमेंट, न्यू जॉब्स, इंटीग्रेटेड बिजनेस एंड न्यू इनिवेटिव्स। मतलब जो न्यू इनिवेटिव्स है ना, इनिशिएटिव्स है, उसको प्रमोट करने के लिए, जॉब जो है जॉब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, सिस्टमेटिक एडवांसमेंट है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मिशन संजीवनी स्टार्ट किया गया था ईसीएल के द्वारा। अब एक आता है मिशन सुमित। अब ये क्या चीज़ है भाई साहब? तो इसका पूरा नाम है सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ माइनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली मशीनरीज को अपग्रेड करने के लिए और आईटी सेक्टर को उसमें ऐड करने के लिए मिशन सुमित चलाया गया था। ठीक, इसके बाद एक आता है मिशन धरोहर। नेक्स्ट जो है वो मिशन धरोहर है। ये क्या चीज़ है? तो मिशन धरोहर बेसिकली बोला गया है कि आर्चिक बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीन्स है, अप्लाइंसेस है, इंस्ट्रूमेंट है, मॉडल ऑफ हेरिटेज है, नेचर है ना। इन सब चीज़ों को देखने के लिए, मतलब बेसिकली जो मिशन धरोहर है वो लेगेसी ऑफ कोल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेगेसी ऑफ कोल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। देन है मिशन जटायु। अब मिशन जटायु में लिखा हुआ है कि मिशन जटायु जो है लॉन्च किया गया था FIT, फाइट मतलब फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट मतलब करप्शन वरप्शन थोड़ा कम करने के लिए, है ना, इसके लिए मिशन जटायु चलाया गया था। देन मिशन संबंध चलाया गया था। मिशन संबंध जो है, जैसे कि नाम से ही पता है संबंध, तो जो स्टेक होल्डर है, अगर आप शार्क टैंक देखे होंगे तो आपको पता है स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। मतलब कंपनी का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। तो ये स्टेक होल्डर के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए आपका मिशन संबंध चलाया गया। इसके बाद एक आता है मिशन इंद्रधनुष। ये क्या चीज़ है? तो मिशन इंद्रधनुष में बोला गया है कि ये कल्चरल जो फेस्टिवल है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, एथेंसिटी है ना, ये देश में अलग अलग जो रीजन है उसमें प्रमोट करने के लिए इसको बेसिकली चलाया गया था। एक आता है मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष वो वाला नहीं है, पहले वाला, ये अलग मिशन है। ये है बेसिकली जो आपको कल्चरल है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, सॉरी मैं ऑलरेडी बता दिया मिशन इंद्रधनुष। इसके बाद मिशन स्वदेश में जो अमरेला है, अमरेला मिशन, ठीक है, मिशन स्वदेश के अंदर में ही एक टूल चलाया गया था जिसका नाम था स्वदेश मित्वा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। जो आपका एम्प्लॉयज़ है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, तो उन सभी के मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मित्वा चलाया गया था। देन एक चलाया गया था मित्वा। ठीक है, मित्वा का मतलब होता है मेंटेनेंस इंस्पायर टेक्निक्स एंड वर्क एजेंसीज। ठीक है, ये बेसिकली जो ओपन कास्ट माइंस है या अंडरग्राउंड माइंस है, बोथ में मशीनरी का प्रॉपर वर्क कल्चर ये सब के लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए मशीनरीज मेंटेनेंस ये सब चीज़ को लेके मित्वा चलाया गया था। इसके बाद था मिशन जागरण। तो जागरण का बेसिकली मतलब होता है जस्ट अचीविंग, यहाँ पे लिखा होगा जस्ट अचीविंग ग्रीन ग्रोथ रिजाइम एक्सलेटेड नेचर। तो कुल मिलाकर के कहा गया है, तो स्वच्छता को ध्यान में रख के इस चीज़ को बनाया गया है। स्वच्छता का ध्यान बना के इसको बनाया गया था। प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, ऐसे वैसे लंथन। ठीक है, जागरण। इसका एक मोटो भी था, स्वच्छता ही सेवा। तो मोटो याद रख लीजिएगा, क्योंकि मोटो किसी का नहीं है, एगो इसका है जागरण का। जागरण का मोटो क्या है भैया? स्वच्छता ही सेवा। मिशन जागरण का क्या है मोटो? स्वच्छता ही सेवा। इसको ध्यान रखिएगा। मिशन जागरण चलाया गया था जो कि जस्ट अचीविंग ग्रीन ग्रोथ रिजिम एक्सलेटेड नेचर। ठीक है, इसके बाद एक आता है 11वां नंबर का योजना, वो है 10R। जैसे RRR मूवी आया था ना, बस उसी तरह से ये 10R है, 10R है। ठीक है, 10R योजना एक चलाया गया था मिशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्या चीज़ है? इसमें है रेस्क्यू, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रिपर्पस, रीफिल, रेनिवेंट, रिपेयर, रिड्यूस, रीडिज़ाइन एंड रिफर्बिश्ड। इसका मतलब है कि ईसीएल के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके, उसके लिए ये वाला योजना चलाया गया। देन एक होता है मिशन देसी। अब देसी क्या चीज़ है? डिमांड रिडक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ कोल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम, हार्नेसिंग क्वालिटी एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो मतलब बेसिकली कोयला का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मिशन देसी चलाया गया था। तो ये पूरी आपको याद होना चाहिए मिशन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर याद रहेगा तो। ठीक है, मिशन 12 है, मिशन अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो और कुछ डाटा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ काम का। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। बाकी आपको ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके पॉसिबल आप देखिएगा ज़रूर। चलिए, तो मैं कुछ नोट किया हूँ, मैं फटाक से उसको निकाल लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, आपके सामने मैंने कुछ निकाल लिया है, बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ कुछ पोर्शन है, मैं बता देता हूँ। राइटिंग ख़राब है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। ठीक है, एक्चुअली किसी लड़के का है जो मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत अच्छे से लिखा है वो, है ना।
तो थैंक्स सौरभ कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर वो बच्चा देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा। चलिए, ईसीएल का मतलब है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बेसिकली। ये इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1975 को हुआ था, जो कि मैंने बता चुका है आपको। सैलतोड़िया जो कि आसनसोल में पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये आपका पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हुआ था। सीएमडी की बात करें तो एपी पांडा, जिसका पूरा नाम है अंबिका प्रसाद पांडा, जो कि मैंने बता दिया है कि चेंज हो चुका है। ऑपरेटिंग स्टेटस का अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये 2 स्टेट में ही ऑपरेट करता है, ठीक है। टोटल 2 स्टेट में बेसिकली ऑपरेट करता है। तो 2 स्टेट है ऑपरेटिंग, वेस्ट बंगाल और झारखंड। एरियाज़ की बात करें तो टोटल इसके 14 एरियाज़, ठीक है। कौन कौन से एरियाज़ है एक बार नाम देख लीजिए। सोदपुर है, सोनपुर बाजारी है, एसपी माइंस है, श्रीपुर है, बाकुला है, झांझरा है, कजोरा है, केंदा है, मुगमा है, कनस्तोरिया है, पांडेश्वर है, राजमहल है, सलानपुर है और एक सतग्राम है। अभी एक चीज़ और बताते हैं, 3 एरिया जो है वो झारखंड में पड़ता है। 3 एरिया जो है वो झारखंड में पड़ता है। कौन कौन सा भाई साहब? एक हो गया एसपी माइंस, ये बेसिकली देवघर वाले डिस्ट्रिक्ट के आसपास में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया मुगमा, ये आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और तीसरा हो जाता है राजमहल, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 3 जो एरिया है, ये एरिया का ज़्यादातर माइंस जो है वो झारखंड में पड़ता है। बाकी 3 को छोड़ के जितना भी है सब का सब वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ऑपरेटिंग माइंस की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग माइंस है 48 अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट में है 22 और मिक्स्ड है 8, ठीक है। टोटल मिला करके 80 माइंस इसमें दिया गया है। बट वेबसाइट में एक बार डाटा को आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा, एनुअल रिटर्न में ये है, बट वेबसाइट में डाटा को एक बार देख लीजिएगा। टारगेट प्रोडक्शन का बात करेंगे तो 2020-21 में जो टारगेट प्रोडक्शन था वो था 52 मिलियन टन, 52 मिलियन टन का टारगेट था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है टारगेट अचीव नहीं कर पाया। 45 मिलियन टन टारगेट अचीव किया गया था, जिसमें से ओपन कास्ट में 42 था और अंडरग्राउंड में टोटल 9 टारगेट रखा गया था। लेकिन अचीव कितना हुआ? ओपन कास्ट से 35 मिलियन टन और अंडरग्राउंड से 9.30 मिलियन टन, 45 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन हो पाया। कारण बताया गया कि जो इम्फान आया था, एक तूफान आया था, अम्फान तूफान, जिसमें बंगाल को पूरा उलट पुलट करके रख दिया था, तो ये वाला तूफान एक कारण बताया। इसके बाद बोला कि बल्क एक्सप्लोसिव का कमी हो गया था और वाटर लॉगिंग हो गया था एक्सेसिव रेनफॉल के कारण, जिसके चलते ऐसा हुआ। और लैंड एक्वाइशन तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस, तो इसके चलते ये सब प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ओवरबर्डन रिमूवल की अगर मैं बात करूँ तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 160 मिलियन क्यूबिक मीटर अचीव किया गया, 139.58 क्यूबिक मीटर। ईसीएल का जो कोल है वो ज़्यादातर पावर सेक्टर में जाता है। और मैन पावर की बात करें तो 54,866 मैन पावर इसमें है। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें अगर मैं, ठीक है, तो टोटल कंटिन्यूस माइनर जो है वो 7 सेट लगाया गया है बेसिकली, ठीक है, जो कि अलग अलग माइंस में लगाया गया, उतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, ठीक है ना। तो मिशन के बारे में इसमें दिया गया है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस पर फिर से नहीं जाते हैं। एक डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजमहल डिजास्टर, जो कि 2016 में हुआ था। स्टार्टा फेलियर हुआ था, ओपन कास्ट माइंस में कई बेंच एक साथ फेल कर गए थे और उसका ऑफिशियल डाटा शायद 16 है कि 16 व्यक्ति के देहांत हुआ था, लेकिन अनऑफिशियल डाटा बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है ऑफिशियल डाटा थोड़ा, जो आउटसोर्सिंग वाले वर्कर होते हैं उनका डाटा थोड़ा दब जाता है। तो राजमहल डिजास्टर कब हुआ था? 2016 में हुआ था। क्या हुआ था? स्टार्टा फेलियर हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिस्पैच है, ऑब्स्टेक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब आते हैं डायरेक्टली एचईएमएम पे, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो ड्रैग लाइन एक ठो है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर कंपनी में एक ठो होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनपुर बाजारी ओपन कास्ट माइंस में एक ठो ड्रैग लाइन है, पूरा कंपनी में ध्यान रखिएगा। ओपन कास्ट माइंस सोनपुर बाजारी में एक ठो ड्रैग लाइन है। बाकी में खाली आपको नंबर याद रखना है। सावल में 60 गो, डंपर 183 गो, डोजर 81 गो, ड्रिल 50 गो, ठीक है। अंडरग्राउंड मशीनरी में याद रखना है, एसडीएल जो है वो 337 गो, एलएसडी जो है 39 गो, यूडीएम 139 गो, कंटिन्यूस माइनर है तो आपका 7 गो, रोड होलर आपका 2 दिखा रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार अगर कंफर्म कर सकते हैं तो, ठीक है। एनुअल रिटर्न में शायद 2 ही है, लेकिन बाकी की डाटा इसको अपडेट किया गया है। मॉनिटरिंग की बात करें मेन राइडिंग सिस्टम का, तो वो 10 अंडरग्राउंड माइंस में मेन राइडिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 अंडरग्राउंड में मेन राइडिंग सिस्टम है। हाईवाल माइनिंग कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है? तो नीमचा और श्रीपुर कोलियरी। हाईवाल माइनिंग कहाँ अडॉप्ट किया गया है? तो नीमचा और श्रीपुर कोलियरी, याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल बेड मिथन का बात करें तो सतग्राम में, श्रीपुर में और कनस्टोरिया में कोल बेड मिथन, ये 3 जगह पे लगाया गया है, प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया गया है। झांझरा प्रोजेक्ट जो है वो एक इतिहास रच दिया है बेसिकली।
3.546 मिलियन टन दिया गया है प्रोडक्शन सिर्फ एक माइंस से। आज तक कोई भी माइंस इतना प्रोडक्शन नहीं दिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि झांझरा प्रोजेक्ट का जितना अंडरग्राउंड माइंस है, कोलियरी है, वो 3.56 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिया है, जो कि 2020-21 का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। और आज तक पूरा कंट्री में इतना अंडरग्राउंड माइंस में कोई प्रोडक्शन नहीं दिया है, तो ये एक इतिहास हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा बेसिकली, है ना। इसके बाद रेस्क्यू स्टेशन पे आते हैं, तो रेस्क्यू स्टेशन एक ठो है जो सीतारामपुर में है। रेस्क्यू रूम का बात करेंगे, झांझरा मुगमा में है, टोटल 2 है। आरआरआर का मतलब होता है, आरआरआरटी का मतलब रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये केंदा में पड़ता है टोटल, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिएगा, आप थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी मिशन लिखा हुआ सब, मिशन को तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कोल प्रोडक्शन टारगेट, है ना, ये सब चीज़ें लिखी गई है, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फैटल एक्सीडेंट पे आते हैं। फैटल एक्सीडेंट कितना हुआ है, तो टोटल 5 फैटल एक्सीडेंट, टोटल 5। डिजास्टर कितना हुआ, डिजास्टर नहीं हुआ, फैटल एक्सीडेंट हुआ टोटल 5। फैटलिटीज टोटल 6, मतलब कितना आदमी का देहांत हुआ, टोटल 6 आदमी का देहांत हुआ 2020-21 में। क्या क्या भैया, मोइरा कोलियरी एक है, बाकुला एरिया में पड़ता है। इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग से डील करते टाइम कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 17/7/2022 में जेके नगर प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, रूपफॉल हुआ था, ठीक है। डब्लू हाड़ी करके एक व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया था इसमें, एक आदमी का। इसके बाद 26/6/2021 में क्या हुआ था, ठीक है, सोनपुर बाजारी में 2 आदमी का देहांत हो गया था, रिपेयर करते डंपर को, टायर को उस टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एसीएल का एनुअल रिपोर्ट है। आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे, तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट करके ले आया हूँ आपके पास, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके। और अपना कमेंट लगातार बनाए रखिएगा, आपका भरोसा हमेशा कायम रखिएगा मुझ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।